डियर स्टूडेंट्स, कल हमने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी उनके अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की थी और हमने कृषि व्यवस्था पर चर्चा करते हुए स्पष्ट किया था कि किस तरह हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते थे, जिनमें गेहूं, जौ, सरसों, मटर आदि मुख्य थे। कृषि के साथ साथ हड़प्पा संस्कृति के लोग पशुपालन भी करते थे और पशुपालन के अंतर्गत यहाँ के लोग प्रमुखतया गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर पालते थे। इनके साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से संबंधित विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ वे गधे और ऊंट भी रखते थे, जो कि बोझा ढोने के काम आते थे। अपने पालतू पशुओं में जैसे वो कुत्ता, बिल्ली आदि भी पालते थे, क्योंकि इस प्रकार के पशुओं के खिलौने हमें विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इन खिलौनों में जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गों आदि की आकृतियां बनी हुई हैं। संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोग हाथी और गैंडे से भी परिचित थे, क्योंकि जो एक महत्वपूर्ण अवशेष हमें प्राप्त हुआ है, एक पशुपति जिसे कहते हैं, तो जो सींग वाला जो पद्मासन स्थिति में बैठा हुआ देवता है, इसके चारों ओर जो जानवर हैं उनमें से एक हाथी और गैंडा भी है। इससे स्पष्ट होता है कि निश्चित ही हड़प्पा संस्कृति के लोग हाथी तथा गैंडे से भी परिचित थे। यद्यपि व्यापक पैमाने पर घोड़े के अवशेष हड़प्पा संस्कृति में नहीं मिले हैं, परंतु गुजरात में एक महत्वपूर्ण स्थान है सूर्यकोटड़ा, और यहाँ से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। यद्यपि कई विद्वानों का मत है कि जो ये घोड़े की अस्थियां सूर्यकोटड़ा से मिली हैं, इनकी जो अवधि है वह 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास है, और विद्वान इसे हड़प्पा संस्कृति की जो नगरीय अवस्था थी इसके पतन का काल मानते हैं। तो इसलिए अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग घोड़े को नहीं पालते थे या घोड़े से ज़्यादा परिचित नहीं थे। इसलिए जो सूर्यकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां मिली हैं, उसकी जो रिपोर्ट आई है तो उसकी पहचान विद्वानों के अनुसार अभी संदेहग्रस्त है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है शिल्प तथा तकनीकी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी, तो निश्चित ही यहाँ के लोग शिल्प तथा तकनीकी का उच्च प्रयोग जानते थे। यहाँ की जो तकनीकी थी वह अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी थी कि यहाँ के लोग तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाना जानते थे, क्योंकि तांबा अपने आप में एक लचीली धातु है और तांबे के जो भी औजार बनते हैं वो अपेक्षाकृत अन्य धातुओं की तुलना में लचीले होते हैं। तो इसलिए हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने तांबे के साथ टिन मिलाकर जब कांसा बनाया तो कांसा निश्चित ही कठोर बन जाता है और
इस कारण कांसे के औजार और कांसे के जो भी उपकरण होते हैं वो तांबे की तुलना में अधिक कठोर और उपयोगी होते हैं। तो इस तरह हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के औजारों का विभिन्न रूपों में प्रयोग करते थे और साथ ही साथ कांसे का इस सभ्यता में बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ है। ऐसा अध्ययन में ज्ञात हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा जो है राजस्थान की खेतरी की जो खानें थी वहाँ से मंगाते थे तथा बलूचिस्तान से भी तांबे का आयात होता था, अर्थात बलूचिस्तान क्षेत्र में भी तांबे की खानें थी, वहाँ से तांबा निकाला जाता था। और टिन का आयात जो है इस सभ्यता के लोग अफगानिस्तान से करते थे। इस सभ्यता में व्यापक पैमाने पर जो हथियार मिले हैं, जो औजार मिले हैं, उनमें कुल्हाड़ी, आरी, छुरा और बर्छा मुख्य हैं। साथ ही साथ इस सभ्यता के लोग सूती कपड़े का भी प्रयोग करते थे, क्योंकि अवशेषों में मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का जो टुकड़ा मिला है, इससे स्पष्ट होता है कि निश्चित ही हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़े का प्रयोग करते थे। तकनीकी में ये लोग वास्तुकला की उन्नत तकनीकी का ज्ञान रखते थे, क्योंकि जो इमारतें, भव्य इमारतों के अवशेष जो इस सभ्यता में मिले हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित विशाल स्नानागार, महत्वपूर्ण अन्नागार और इस तरह के अनेक महत्वपूर्ण भवन जो हमें मिले हैं, तो उससे इस सभ्यता के लोगों की स्थापत्य कला का ज्ञान होता है। इस सभ्यता के लोग नाव बनाने का कार्य भी करते थे और नौचालन से वो परिचित थे। वो जो है नौकायन के द्वारा या नावों के द्वारा अन्य क्षेत्रों से भी व्यापार करते थे। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त ये लोग चांदी के आभूषण बनाना, मन के बनाना आदि भी अच्छी तरह जानते थे। सोने चांदी के आभूषण भी इस सभ्यता में अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ इस सभ्यता के लोग जो व्यापार करते थे, व्यापार के संदर्भ में यहाँ के लोग व्यापार को बहुत महत्व देते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता रही है और नगरों का अस्तित्व ही मुख्यतः व्यापार पर होता है। तो अतः यह निश्चित है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग व्यापार को बहुत महत्व देते थे। ये लोग आंतरिक व्यापार में पत्थर, धातु, हड्डी आदि के औजारों का व्यापार तो करते ही थे, साथ ही साथ बाह्य क्षेत्रों से भी ये व्यापार करते थे, जिसमें ये बाहर से टिन, तांबा और लाजवर्द मणि का आयात करते थे। साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ के लोग आयात निर्यात करते रहते थे। हड़प्पा संस्कृति से हमें नाव, ठोस पहियों वाली गाड़ी, इक्के आदि के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, इनसे ज्ञात होता है कि ये लोग इन परिवहन के साधनों का प्रयोग करते थे और व्यापार के लिए नावों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि इस सभ्यता के लोगों का जो व्यापारिक संबंध था वह अफगानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया के लोगों से था। मेसोपोटामियाई जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें मेलुहा शब्द मुख्य रूप से देखने को मिलता है और विद्वानों का मानना है कि जो ये मेलुहा शब्द है यह सिंधु क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि मेसोपोटामिया के लोगों का सिंधु क्षेत्र से अर्थात
हड़प्पा सभ्यता के लोगों से व्यापार होता था। साथ ही साथ मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं उनमें दो मुख्य स्थान जो जिनका उल्लेख हुआ है, दिलमन और मकन। तो विद्वानों का मानना है कि बहरीन और ये जो दिलमन ये जो नाम था, ये मेसोपोटामियाई क्षेत्र के व्यापारिक केंद्र थे। और इन दो जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे, दिलमन और मकन, इन दोनों का संबंध मेलुहा से रहा है। मेलुहा अर्थात सिंधु सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता से इस सभ्यता के लोगों का संबंध रहा है। यहाँ के लोग जो इनका राजनीतिक संगठन था, इस संदर्भ में यह जानकारी मिलती है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों का निश्चित ही एक उच्च कोटि का राजनीतिक संगठन रहा होगा। यद्यपि इसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है, किंतु बिना किसी सुदृढ़ राजनीतिक व्यवस्था के इतने बड़े बड़े नगरों का प्रशासन और इतने उत्तम कोटि की शासन व्यवस्था जिसमें सफाई और स्वास्थ्य की इतनी अच्छी व्यवस्था हो, बिना उच्च कोटि के प्रशासन के संभव नहीं है। अतः यद्यपि हमें ऐसे अवशेष या स्पष्ट जानकारी नहीं होती है, परंतु यह स्पष्ट है कि निश्चित ही हड़प्पा सभ्यता के लोगों का एक राजनीतिक संगठन रहा होगा जो कि इतने बड़े बड़े नगरों का प्रशासन चलाता होगा। रामचरण शर्मा मानते हैं कि संभवतः हड़प्पा संस्कृति के लोग वणिक वर्ग के हाथों में वहां का शासन था। अर्थात रामचरण शर्मा जी का मानना है कि हड़प्पा संस्कृति में शासन व्यवस्था वणिक वर्ग के हाथ में रही होगी, जबकि कई विद्वान पुरोहित वर्ग के हाथ में शासन व्यवस्था को मानते हैं। उनका मानना यह है कि निश्चित ही यह हड़प्पा सभ्यता की जो शासन व्यवस्था रही होगी पुरोहित वर्ग के हाथ में रही होगी, परंतु अभी तक इस संदर्भ में स्पष्ट जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो धार्मिक स्थिति इस सभ्यता में देखने को मिलती है, तो एक बात स्पष्ट है कि हड़प्पा संस्कृति के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, इन स्थलों से बड़े पैमाने पर मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अर्थात स्त्री मूर्तियां बड़ी संख्या में इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुई हैं। विद्वानों ने इसे मातृ देवी माना है और उनका मानना है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग निश्चित ही मातृ पूजक थे। यद्यपि इस प्रकार की मूर्तियां पश्चिमी एशिया की प्राचीन सभ्यता में कई स्थानों से प्राप्त हुई हैं, परंतु यह भी स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता से जो मातृ देवी की मूर्तियां बड़े पैमाने पर मिली हैं, तो विद्वानों का मानना है कि निश्चित ही यहाँ के लोग उर्वरा शक्ति के रूप में पृथ्वी की पूजा करते थे, क्योंकि एक मूर्ति ऐसे मिली है जिसके गर्भ से एक पौधा उगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो विद्वानों का मानना है कि यह निश्चित ही पृथ्वी माता की मूर्ति है और इस तरह पृथ्वी की पूजा वह उर्वरा शक्ति के रूप में करते थे, क्योंकि पृथ्वी समस्त वनस्पति जीव जंतुओं की जननी है। इसलिए उर्वरा शक्ति के रूप में पृथ्वी की पूजा हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। यह सभी विद्वान इस मत से सहमत हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि प्रजनन शक्ति के रूप में भी मातृ देवी की पूजा यहाँ प्रचलित रही होगी। साथ ही साथ विद्वानों का मानना ये भी है कि जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की पूजा आइसिस के रूप में करते थे, इसी तरह हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा, जो पृथ्वी की पूजा मातृ देवी के रूप में करते थे, उर्वरा शक्ति के रूप में करते थे, यह बड़े व्यापक पैमाने पर इस क्षेत्र में प्रचलित थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो यहाँ इस सभ्यता में देखने को मिलती है कि यहाँ बड़े पैमाने पर कुंवर युक्त सांड प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए विद्वानों का मानना यह है कि कुंवर युक्त सांड का इस सभ्यता के लोग बड़ा सम्मान करते थे और बड़े पैमाने पर इनकी पूजा करते थे। इसी तरह मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें एक
पुरुष देवता जो कि योगी के रूप में ध्यानस्थ अवस्था में बैठा हुआ है, उसके सिर पर 2 सींग या 3 सींग हैं और यह पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। इसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा बना हुआ है। पाँव में भैंसा है और आसन के नीचे भैंसा और पाँव में 2 हिरण बने हुए हैं। तो इसे कई विद्वानों ने पशुपति और कालांतर में इसको शिव का प्रतीक माना है। तो इस देवता की भी इस क्षेत्र में पूजा होती थी। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में वृक्ष पूजा, पशु पूजा आदि के भी विभिन्न अवशेष प्राप्त होते हैं। वृक्ष पूजा के रूप में पीपल वृक्ष की आकृति कई मोहरों पर देखने को मिलती है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता के लोग वृक्षों की भी पूजा करते थे। पीपल वृक्ष की पूजा तो आज तक जो है भारतीय संस्कृति में प्रचलित है। पशुओं के भी बड़े पैमाने पर, जैसे मैंने कहा, कुबड़युक्त सांड जिसे विद्वानों ने नंदी का रूप माना है, इसी प्रकार हिरण या बैल, हाथी, गैंडा, नाग आदि विभिन्न पशुओं की भी आकृतियां विभिन्न मोहरों पर मिली हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि व्यापक पैमाने पर ये लोग पशुओं की भी पूजा करते थे। इस तरह विभिन्न अवशेषों से जो मोहरों पर बने चित्र हैं, उनसे हड़प्पा संस्कृति के लोगों के धार्मिक विश्वास का पता चलता है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह संबंधित है हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लेखन प्रणाली या लिखने पढ़ने के ज्ञान से। जो लिपि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं, उन मोहरों पर जो लिपि प्राप्त हुई है, उससे यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग निश्चित ही लिखना पढ़ना जानते थे, क्योंकि पत्थर तथा मिट्टी की मोहरों पर विभिन्न प्रकार के लगभग अब तक 4000 नमूने प्राप्त हुए हैं। ये अक्षर सामान्यतया मोहरों पर अंकित हैं। जो मोहरें इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुई हैं, उन मोहरों से चित्र लिपि ये जो अक्षर हमें उपलब्ध होते हैं। तो इस लिपि में कुल मिलाकर विद्वानों के अनुसार 250 से लेकर 400 तक चित्राक्षर, पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रों के रूप में अक्षर उपलब्ध हुए हैं। संभवतः चित्र के रूप में लिखा गया हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। यह बड़ा खेद का विषय है कि अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। यद्यपि कई विद्वानों ने इस लिपि को पढ़ने का दावा किया है, परंतु अभी सर्वमान्य रूप से इस लिपि को पढ़ने का अभी पूर्ण मान्यता से नहीं मिली है कि वास्तव में यह लिपि पढ़ी जा सकी है। अपने माप तौल के जो व्यापार के क्षेत्र में ये लोग जो माप तौल के लिए जो प्रयोग करते थे, तो यह जानकारी स्पष्ट होती है कि यहाँ के लोग बाट और तराजू का भी प्रयोग जानते थे, क्योंकि व्यापार के लिए इनके पास मानकीकृत तौल प्रणाली प्रचलित थी। ये लोग जो हैं 16 या उसके आवर्तक रूप में विभिन्न संख्याओं का प्रयोग करते थे, जैसे कि 16, 64, 160, 320, 640। ये जो संख्याएं ये दिखाती हैं कि निश्चित ही 16 के अनुपात में ये लोग गणना करते थे या मापतौल करते थे। जो कि एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि आज भी भारत में इसी 16 की आवर्तक प्रणाली का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अगर हम कुछ समय पहले की बात करें, तो आज हम जो अभी कुछ वर्षों पहले जो रुपया हमारे यहाँ प्रचलित होता है, उसको हम 16 आना भी कहते थे। अर्थात रुपया भी जो है 16 की आवृत्ति में ही मानकीकृत था। इस तरह आज भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में 16 की जो आवर्तक प्रणाली है, यह प्रचलन में रही है। इस संस्कृति से हमें बड़े पैमाने पर मृदभांड मिले हैं, अर्थात मिट्टी के बने हुए बर्तन मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बड़े पैमाने पर मृदभांडों का प्रयोग करते थे और ये लोग
कुम्हार के चाक का प्रयोग करने में सिद्ध हस्त थे, कुशल थे, क्योंकि बर्तनों पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी देखने को मिलती है, जिसमें सामान्यतया वृत्त, वृक्ष या विभिन्न आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि निश्चित ही ये लोग कुम्हार के चाक का उत्तम प्रयोग करना जानते थे। इस सभ्यता के लोगों ने मोहरों का विशेष प्रयोग किया है, क्योंकि उत्खनन में बड़े पैमाने पर मोहरें प्राप्त हुई हैं। लगभग 2000 मोहरें अब भी विद्वानों को अब तक प्राप्त हो चुकी हैं। ये सभी मोहरें अधिकांशतः पकी हुई मिट्टी की बनी हैं और इन पर विभिन्न पशु पक्षी, वृक्ष, मानव या अन्य जो चित्र हैं वो अंकित हैं। जो मोहरों पर जो चित्रलिपि मिली है, यद्यपि जैसे मैंने अभी बताया कि यह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, परंतु मोहरों से स्पष्ट है कि यहाँ के लोग लिखना पढ़ना अवश्य जानते थे। साथ ही साथ इस सभ्यता में जो सामाजिक जीवन है उससे यह स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता के लोग सामान्यतया शांति प्रिय थे और नगरीय जीवन मुख्यतया धनी और व्यापारी वर्ग नगरीय जीवन का उपभोग करता था। सामान्य कृषक वर्ग ग्रामों में निवास करता था, जो कि उत्पादन करता था, और इस तरह ग्रामों और नगरों के बीच एक विनिमय प्रणाली से विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो नगर थे वह ग्रामों की अर्थव्यवस्था पर एक प्रकार से ग्रामों से ही उनकी अर्थव्यवस्था या उन्हें विभिन्न खाद्य वस्तुओं की या विभिन्न कच्चे माल की आपूर्ति होती थी। सामाजिक संगठन में विद्वानों का मानना है कि यहाँ जो शिक्षित वर्ग था इस सभ्यता में, उनमें पुरोहित, चिकित्सक, ज्योतिषी, दार्शनिक आदि सम्मिलित थे। दूसरा जो व्यवसायी या दस्तकार वर्ग था उसमें उद्योगपति, व्यापारी, जुल्हाए, कुंभकार, धातुकर्मी आदि सम्मिलित थे। तीसरे वर्ग में श्रमिक एवं कृषक वर्ग, जिनमें किसान, मजदूर और नगरों के मजदूर सम्मिलित थे। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त एक अन्य वर्ग था जो शीर्षस्थ वर्ग था, योद्धा तथा प्रशासनिक वर्ग, जो कि सुरक्षा के लिए योद्धा जो सुरक्षा व्यवस्था देखते थे और प्रशासनिक अधिकारी जो प्रशासन तंत्र को संभालते थे। तो इस तरह हमें इस सभ्यता में एक सामाजिक संगठन का एक निश्चित सामाजिक संगठन देखने को मिलता है, यद्यपि यह बाद के वैदिक कालीन संस्कृति से नितांत भिन्न रहा है। यहाँ के लोगों का जो वस्त्र आभूषण जो था, जो वस्त्र वो पहनते थे, उसमें जैसे मैंने कहा सूती वस्त्रों का बड़ी व्यापक पैमाने पर प्रयोग होता था। दूसरा ऊनी वस्त्र भी लोग पहनते थे। इसके अलावा स्त्री और पुरुष समान रूप से आभूषण पहनते थे, क्योंकि विभिन्न मूर्तियों से ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग कंठार, कर्णफूल, भुजबंद, कड़े, करधनी आदि आभूषण पहनते थे। आभूषण सोने, चांदी, तांबे आदि के बनते थे। साथ ही साथ बहुमूल्य मणियों को भी आभूषणों में जड़ा जाता था। निर्धन वर्ग के लोग सामान्यतया मनकों और सीप का प्रयोग आभूषणों के लिए करते थे। श्रृंगार प्रसाधन में जो देखने को मिलता है, तो ऐसा ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग व्यापक पैमाने पर श्रृंगार करते थे। इसमें केश विन्यास और विभिन्न प्रकार के साज सज्जा का प्रयोग ये लोग करते थे। विद्वानों का मानना है कि ये एक जो बक्सा, एक बॉक्स जो मिला है, जिसे हड़प्पा में जो बॉक्स मिला है उसे विद्वानों ने एक श्रृंगार मंजूषा कहा है, और इसमें हाथी दांत की जो विभिन्न वस्तुएं इससे प्राप्त हुई हैं। तो विद्वानों का मानना है कि ये लोग अपने सौंदर्य प्रसाधन के प्रति भी सजग थे और श्रृंगार के लिए विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करते थे। साथ ही साथ मनोरंजन के लिए यहाँ के लोग शिकार खेलते थे, नृत्य करते थे, क्योंकि एक नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है जो कांसे की मूर्ति है। तो नृत्य भी इनके मनोरंजन का साधन था।
संगीत और नृत्य मनोरंजन के लिए मुख्यतः ये लोग प्रयोग करते थे। वाद्य यंत्रों के भी अवशेष इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, जिसमें वीणा और तुरही का अंकन हमें विभिन्न खिलौनों पर मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये लोग मनोरंजन के लिए संगीत, नृत्य आदि का प्रयोग करते थे। इस तरह हम पाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार से एक उन्नत नगरीय सभ्यता थी। अब प्रश्न यह उठता है कि इतनी विकसित सभ्यता का पतन कैसे हुआ। यह अपने आप में एक अध्ययन का विषय है कि इस सभ्यता का पतन किस तरह हुआ। अगले शीर्षक में हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे।